ओके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देखो डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर या फिर डी एलम्बर्ट ऑपरेटर। इन जनरल हमारा डेल ऑपरेटर जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं और उसे हम इस तरह से लिखते हैं। अगर हम इसका 4 डायमेंशनल वर्जन लिखें तो एक टाइम वाला टर्म भी आएगा और यहाँ पर म्यू लिख के वो 4 वेक्टर के फॉर्म में इस ऑपरेटर को इस तरह से लिखा जाता है। इस डेल का जब स्क्वायर लेते हैं तो उसे हम नया नाम दे देते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। उसी तरह से अगर इसका जो 4 वेक्टर वाला वर्जन है यानी कि ये जो डेल्टा म्यू है जब इसका स्क्वायर करते हैं तो उसे हम यहाँ पर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि 4 डायमेंशन हो गई इसलिए ये स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस ऑपरेटर को अपन बोलते हैं डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर या फिर डी एलम्बर्ट ऑपरेटर। सो बेसिकली इसका फॉर्म के जो है वो कैसा होगा, हमारे पास डेल म्यू जो है हमें इसका 2 बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा खुद से ही। सो हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स एक्स से चला जाएगा, वाई वाई से चला जाएगा, तो इतना तो हमें पता है, ये तो लाप्लासियन ऑपरेटर हो गया। ये फोर्थ कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड में डी एलम्बर्ट ऑपरेटर है, राइट हैंड साइड में फर्स्ट 3 टर्म से मिलके बना लाप्लासियन ऑपरेटर और ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो ये हमारा होता है डी एलम्बर्ट ऑपरेटर। इसका इनवेरियंस जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास देखो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन। हम एसआई सिस्टम में हम जानते हैं मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन हमारे पास ये 4 इक्वेशन होती है, करेक्ट, हमने बहुत बार पढ़ रखा है। नाउ E is the electric field, B is magnetic induction, rho charge density, J current density, epsilon naught and mu naught are the permittivity and permeability of free space। हम जानते हैं कि करंट डेंसिटी और वेलोसिटी में रिलेशन होता है J इज इक्वल्स टू रो इंटू वी, और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ये, अभी क्लासिकल ईडी के अंदर भी मैंने बताया था। J इज इक्वल्स टू रो इंटू वी एक फॉर्मूला होता है, आप चाहो, अरे यार मैं फिर से बताऊं क्या, J इज इक्वल्स टू रो वी फॉर्मूला होता है, गूगल भी करोगे या चैट जीपीटी करोगे तो मिल जाएगा। देखो J क्या होता है, आई अपॉन ए होता है, करेक्ट, आई होता है डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पर ऊपर नीचे डी आर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद हमारे पास में ये डी आर बाई डी टी जो है दिस विल बी वेलोसिटी, साथ में ए भी है सॉरी। और अब बचा क्या हमारे पास में, वेलोसिटी को छोड़ दिया जाए तो ऊपर डी क्यू बचा और नीचे ए डी आर बचा। ए डी आर इज द वॉल्यूम एलिमेंट, सो डी क्यू अपॉन डी वी दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम विच इज डेंसिटी, तो रो मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी बिकम्स करंट डेंसिटी, ठीक है। तो J इज इक्वल टू रो इंटू वी होता है, अगर वेलोसिटी की जगह अपन U लिखें तो रो U हो जाएगा। मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन है डेल डॉट बी इक्वल टू 0, बी हम जानते हैं डेल क्रॉस ए होता है, ए वेक्टर पोटेंशियल होता है, ये भी हम जानते हैं, ओके। अब हम जानते हैं कि अभी अभी हमने देखा डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू, रिलेशन क्या होता है मैक्सवेल में, माइनस डेल बी बाई डेल टी। सो ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है, इस बी की जगह डेल क्रॉस ए रख सकते हैं तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, करेक्ट। इसमें हमारे पास जो डेल ऑपरेटर है वो एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन होता है और डेल बाय डेल टी टाइम का, ये आपस में एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं तो इनका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, करेक्ट। सो इस डेल बाय डेल टी को हम अंदर ले लेते हैं और इस डेल ऑपरेटर को बाहर ले लेते हैं, तो डेल क्रॉस माइनस डेल ए बाय डेल टी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से आ गया, तो यहाँ से हमें मिल गया है डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। जबकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसका स्केलर फंक्शन के साथ रिलेशन कितना होता है, माइनस का डेल फाई। सो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब वो किससे दी जाएगी, यहाँ इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो माइनस का डेल ए बाई डेल टी आ रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है वो हो जाएगा माइनस का डेल ए बाई डेल टी एंड माइनस का डेल फाई विच इज माइनस का ग्रेडियंट फाई, फाई स्केलर पोटेंशियल है। तो हमारे पास में आ जाता है ये। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी विच शोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास फोर्थ इक्वेशन से, ओ माय गॉड यहाँ क्या लिखा गया है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ डेल ई बाय डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे। ये क्या है, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन बेसिकली थी क्या, ओके मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन ये है, ठीक है। सो हमारे पास लिखा हुआ है डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी प्लस म्यू नॉट को बाहर ही रहने दो, प्लस जे लिखा हुआ है, ओके। दोनों साइड में अपन क्या करेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे, डाइवर्जेंस का मतलब है डेल डॉट करेंगे, तो डेल डॉट इधर कर देते हैं और यहाँ पर भी डेल का डॉट कर देते हैं, तो इधर तो हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी। सो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा डन है। राइट हैंड साइड में हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, ये डेल जो है वो जे पे जाएगा, तो जो दूसरा वाला पार्ट है वो तो बनेगा डेल डॉट जे।
इज इक्वल्स टू, यहाँ फर्स्ट टर्म बचेगा म्यू नॉट और हमारे पास बचेगा एप्साइलन। डेल बाय डेल टी को हम पहले लिख लेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे डेल डॉट ई। ठीक है, सो ये जो चीज है वो हमारे पास यहाँ पे मिली हुई है, म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल डॉट डेल ई बाय डेल टी और डाइवर्जेंस जे, और यहाँ डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ बी आ गया। ये इक्वेशन हमें मिल गई है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम यहाँ पे पहुंचेंगे जो मैंने किया था कि डेल बाय डेल टी को पहले ले लो, डाइवर्जेंस को अंदर भेज दो। तो ये अपन ने बस इतना ही किया है और कुछ भी नहीं किया है। बट डे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। ये बीएससी पार्ट 1 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले पेपर में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं डाइवर्जेंस और कर्ल की। सो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज 0, तो एलएचएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आरएचएस को भी क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। सो म्यू नोट को तो हटा दो, ब्रैकेट वाली टर्म को 0 कर दो, तो ब्रैकेट वाली टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या मिल रहा है, देखो हमारे पास में ई की जगह हमारे पास में गॉस लॉ से अपन जानते हैं डेल डॉट ई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सो यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ ई की जगह अपन क्या रखेंगे, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, डेल बाय डेल टी रो। तो डेल बाय डेल टी रो प्लस डाइवर्जेंस जे इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इट रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम चलते हैं ओके गेज ट्रांसफॉर्मेशन। लेट मी सी ये कितना बड़ा है, चलो ज्यादा बड़ा नहीं है, पढ़ लेते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी। The solution of Maxwell equation gives the expression for the electric field E and magnetic field B in terms of A and phi, as B is equals to curl of A, E is equals to this। ठीक है, these solutions are not unique because in the former case, in addition of gradient of scalar function s to a does not change the magnetic field vector, hence we define। अब देखो ये कह रहा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। कैसे नहीं है, अगर हम इस a की जगह नया लेते हैं a प्राइम और उस a प्राइम की वैल्यू अपन लेते हैं a प्लस ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन s, यानी कि a प्लस डेल s ले लेते हैं, तो हमारा नया बी प्राइम जो है वो कर्ल ऑफ ए प्राइम हो जाएगा। और ए प्राइम की जगह अपन क्या रखेंगे, ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ एस। इसको ओपन करेंगे तो कर्ल सबसे पहले ए पे अप्लाई होगा और फिर कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एस आएगा। ठीक है, और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन, ये भी प्रॉपर्टी होती है, वो 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा और वापस हमारे पास में क्या आ रहा है, कर्ल ऑफ ए आ रहा है विच इज बी। सो बी प्राइम जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब यूनिक नहीं है ए की जगह हमने दूसरा लिया ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ एस, तो भी हमें वही मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है यहाँ पे। Further, we require that the new electric field E prime does not change when A is replaced by A. Then phi is to be changed to phi prime in such a case. So अब E prime निकालते हैं, so यहाँ से E prime जो है वो E की जगह E prime आ गया, A की जगह अपन A prime रखेंगे और phi की जगह भी अपन phi prime रखते हैं। So A की वैल्यू पुट करेंगे A प्लस ग्रेडियंट ऑफ S और माइनस का ग्रेडियंट ऑफ phi। ठीक है, इसको अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास में डेल A बाय डेल टी आ जाएगा फर्स्ट टर्म तो, और ये जो डेल बाय डेल टी जाएगा ग्रेडियंट ऑफ S पे, उसको अपन क्या करेंगे, देखो इसको जब ग्रेडियंट ऑफ एस से लेंगे तो हमें मिलेगा डेल बाय डेल टी ग्रेडियंट ऑफ एस, और ये वाला टर्म है माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो दोनों में से यहाँ ग्रेडियंट को डेल बाय डेल टी से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज किया जा सकता है अगर दोनों वेरिएबल जो है डिफरेंशिएशन ऐसे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, तो वेरिएबल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन चेंज किया जा सकता है। सो ये डेल एस बाय डेल टी आ जाएगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाइव। अब यहाँ पे ग्रेडियंट कॉमन आ जाएगा, सो ग्रेडियंट कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइव प्राइम प्लस डेल एस बाय डेल टी। करेक्ट, नाउ ये जो फाइव प्राइम प्लस डेल एस बाय डेल टी है, इसे सपोज करो अपन फाइव मानते हैं, तो हमारे पास फाइव प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइव माइनस डेल एस बाय डेल टी। और अगर फाइव प्राइम की वैल्यू ये आ जाएगी तो ई प्राइम जो है हमारे पास में, ई प्राइम की वैल्यू कितनी थी, सबसे पहले ई प्राइम की जो वैल्यू थी वो यहाँ से मिलेगी, ये था माइनस का डेल ए बाय डेल टी जो है वो तो एज इट इज लिख लिया अपन ने, और ये जो टर्म है वो फाई है हमारा, तो माइनस का ग्रेड फाई, तो माइनस का ग्रेड फाई विच इज अगेन ई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास में सेम मिल रहा है। The equation 10 and 11 which leave the electromagnetic field vector E and B to be the same are called gauge transformation. So gauge transformation की definition basically है क्या, कि इक्वेशन 10 और 11 में हमने क्या किया है। सो मैं आपको 10 क्लियरली बता देती हूँ और एक 11 बता देती हूँ। हमने एक्चुअल में क्या किया है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 10 मतलब
वेक्टर पोटेंशियल का ये वाला सब्स्टिट्यूशन और स्केलर पोटेंशियल का ये वाला सब्स्टिट्यूशन करने से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होते हैं। तो इन ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब द इक्वेशन विच लीव E एंड B सेम, ये E और B को सेम रख रही है, क्योंकि ये करने से हमें B जो था वो B प्राइम के इक्वल मिला था, और ये करने से हमें E जो था वो E प्राइम के इक्वल मिला था। तो हमारे पास में ये गेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड और इनवेरिएंट अंडर गेज ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।